हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो रोज़ की भांति आज हम फिर भी करेंगे एक बार शानदार क्लास, जिसमें से आप लोगों का होगा क्लास 10 के बेस पर। तो भाई देखो, हमने आप अब तक बात किया था। हाँ, आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा कि हमारे पास था विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम में आता क्या है कि हमारी देखो, विभाज्यता नियम प्रयोग कहाँ पे होता है? जब भी किसी संख्या में हम भाग देना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा था कि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड था, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको ज्ञात करना था एलसीएम और एचसीएफ। तो उसमें से बड़ी बड़ी संख्याएं दे दिया रहता है और कहता है इसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो वहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि आपको ज्ञात करना होता है, यानी कौन सी संख्या किससे कट कट जा रही है। तो हमने विभाज्यता नियम में 2, 3, 4, 5, 7, 11, 9, 11, 8 तक आप लोगों ने देखा, जिसमें से इम्पॉर्टेंट बात क्या आती थी? जो भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, क्या क्या है? एक तो हमारी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। इन्हीं चारों पाँचों से टॉपिक बनती है। तो आते हैं थोड़ा सा तो हम अगली क्लास में बात करते हैं, यानी इनका प्रयोग देखने को कैसे मिलता है। तो इनका प्रयोग आप लोग देखोगे, हम क्लास में शुरू करेंगे जब, तो कुछ क्वेश्चन भी होंगे जिससे आपको देखना होगा वहाँ से कि कैसे आपको वहाँ से देखने को मिलता है। तो देखो, आते हैं सवाल पे। और हाँ, एक बात और कि हमारे विकास ट्यूटोरियल ऐप को भी डाउनलोड कर लें। विकास ट्यूटोरियल ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और हाँ, एक बात और है कि विकास ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट है नाम से टेलीग्राम, तो उसको भी आप लोग ऐप को ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग डेली रोज़ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं आगे। आगे बात करेंगे कि आप अभाज्य संख्याओं का किस प्रकार से, यानी किन्हीं संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके वहाँ से एलसीएम और एचसीएफ आसानी से कैसे प्राप्त करते हैं। तो आते हैं, हम थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याएं लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल होगा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है, मान लेते हैं कोई नंबर ले लो भाई। ये आपके पास कोई नंबर है बड़ा वाला। फिर अगली बात आती है, यहाँ से और कोई नंबर ले लो। ये इतना बड़ा बड़ा नंबर कोई है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो हम 2 से काटना शुरू करते हैं। तो देखो, आपको पता होगा कि 2 का विभाज्यता नियम होता क्या है। हमने इसी नाते बताया कि विभाज्यता नियम को आप किसी भी संख्या को देखते ही पता कर लोगे कि वह संख्या उससे तुरंत कट जाएगी। तो देखो, आपके पास पहला नंबर क्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से करते हो। 88, 25 है, 25, 628। इसका आप इस तरह से करते हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, तो 2 से आप काटना जब शुरू करोगे तो आपको पता है कि अगर लास्ट अंक, यानी दिए गई संख्या का लास्ट अंक अगर 8 हो, 6 हो, 4 हो, 0 हो, 2 हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी 2 से कट जाती हैं। तो आओ भाई काटते हैं इसको। जब 2 से काटोगे, तो 2 से जब काटोगे तो क्या बात आएगी आपके पास निकल के? हाँ, 2 से काटो। 2 से जब काटोगे आप, थोड़ा सा, हाँ, 2 से काटना शुरू करते हैं। 2, 2 एक कम 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा। फिर यहाँ पे जब 16 हो जाएगा, 2 8 16 होगा। फिर 2 एक कम 2 हो जाए, 2 चौक को 8 हो जाएगा। अभी भी आपका 2 लास्ट अंक 4 दिख रहा है, तो 2 से काटेगा, 2 छक्का 12 होगा, 2 चौक को 8 होगा, 2 सात 14 होगा। ठीक, अब देख रहे हो लास्ट अंक क्या हुआ? 7 हुआ। तो अगला नंबर हमारा 3 आता है। तो 3 का क्या आपने नियम पढ़ा था कि हम अगर संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और उनका योगफल 3 से डिवाइड हो जाता है, तो दी गई संख्या हमारी क्या होती है? टोटली 3 से डिवाइड होती है। तो देखो 6, 4, 10, 7, 17। तो 17 आ गया, तो यहाँ से 17 3 से कटता नहीं है। जब 17 3 से कटता नहीं, तो अगला नंबर हमारा आता है 5। तो 5 भी हमने 5 में क्या देखा था कि लास्ट अंक 0 होना चाहिए
और या तो 5 होना चाहिए, तब दी गई संख्या हमारी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कट जाएगी। तो देखो, अब देखो यहाँ पे 7 है, तो 7 होने के लिए आपको कहेगा क्या अब देखो फिर अगला नंबर आपकी, अगली संख्या आपकी अभाज्य संख्या आती है, अगला नंबर आता है 7। 7 देखो, 7 का क्या नियम होता है, 7 से कटेगा, 7 9 63, फिर 10 हो जाएगा, 7 9 63, 10 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 37 जगह नहीं कट रहा है। फिर अगला नंबर आता है आपका 11, 11 से कटेगा, 11 पचे 55, 55 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 11 पचे 55, 55 के बाद 5 4 9 90 होगा, 11 बटे 88 नहीं कट रहा है, यानी लगता है यहीं पे हो जाएगा शांत क्या, 6407, 6407, कुछ किसी से कट रहा है भाई 6407। अच्छा, तो छोड़ते हैं इसी पे, देखते हैं क्या होता है, यानी 2 गुणे 6407। अच्छा, अब इस पर हम बात करते हैं, अगला वाला क्या था, 72 है, 846 है, इसको काटो भाई, जब इसको काटोगे आप 2 से शुरू करोगे, 2 3 6 होता है, 2 6 का 12 होगा, 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 3 6 होगा, लास्ट में आ गया 3। जब लास्ट में 3 आ गया तो अब आप देखोगे ना, तीसरा आपकी आती है तीसरी वाली संख्या, 3 से काटोगे 6 3 9 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटना शुरू कर दो, 3 से जब काटोगे तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, 3 एक कम 3, अभी भी 3 का नियम लगेगा, 2 एक 3, 3 एक 4, 4 4 8 एक 9, 3 से कटेगा अभी भी, फिर 3 से काटो, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 7 21, अभी भी कट रहा है किसी से 40, यानी 4 4 8 8 7 15, अभी भी 3 से कटेगा, तो 3 से काटो, 3 एक कम 3 होगा, यहाँ 10 जाएगा, 3 3 के 9 होगा, 3 चौक को 12, 3 9 27 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी भी देखो 3 से कट रहा है, 9 4 13, 13 एक 14, 14 एक 15 होता है, 9 4 13, 13 3 16, 9 4 13, 13 3 16 एक 17, अब वही कटने वाला है। ठीक, अब 7 से काटोगे तो 7 दूनी 7 एक कम 7 होगा 7 एक कम 7 होगा, फिर 7 7 6 होता है, 64 हो जाएगा, 7 9 63 नहीं कटेगा, 11 से 11 कम 11, 11 कम 11 होगा, फिर 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 11 दूनी 22, उधर हो जाएगा 19 नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या नियम निकल के आता है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 49। ठीक, अब देखो बात समझना केवल है, यानी आप अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग किस तरह से कर रहे हो, और कोई संख्या किससे कटना प्रारंभ हो रही है, यानी कि आपने डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा तो उसको लगाना भी सीख लिया, कैसे आपने लास्ट में देखा 6 है तो 6 क्या होता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर अपने अगला नियम देखा कि पदों को आपने अगर जोड़ दिया, यानी संख्याओं को आपने अगर जोड़ दिया तो वहाँ से दी गई संख्या अगर योग उनका पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाता है, दी गई संख्या भी डिवाइड हो जाती है। फिर आगे अपने 7 से देखा, 7 से नहीं कटा, 11 से देखा, 11 से नहीं कट रहा था। ठीक, तो जब 11 से नहीं कटेगा तो हो सकता है यहीं पे क्या हो, समाप्त हो जाए। तो अब देखो हमारे कहने का मतलब है कि आपने समझा कि समझा क्या, तो जब यहाँ से आप एचसीएफ निकालना शुरू करोगे, जब एचसीएफ आप निकालोगे तो यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, यानी जो चीज़ें कॉमन हो रही है उसको भी ले आओ, जो नहीं कॉमन हो रही हैं उसको भी ले लो, तो यानी जो चीज़ें बच रही हैं, जो आ रही हैं, सबको आपका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी अभाज्य गुणनखंड को कैसे प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से निकाल सकते हो। ठीक अच्छा, इसी में आती है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी, जो आपके सिलेबस में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें से आपको कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो रियल नंबर में 2 बातें आती हैं, रियल नंबर में 2 बातें आती हैं, रियल नंबर में 2 बातें आती हैं। जब रियल नंबर की बात आती है तो उसमें एक बात आती है परिमेय संख्या और दूसरी बात आती है अपरिमेय संख्या।
पहली अपरिमेय, पहली परिमेय, दूसरी अपरिमेय। तो हम अभी अपरिमेय को थोड़ा सा छोड़ते हैं, आप बात करते हैं परिमेय संख्या पे। देखो परिमेय संख्या को समझने से पहले आपको पता होगा कि परिमेय संख्याओं को प्राप्त करेंगे तो हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। देखो भाई, जैसे आप भिन्न देखते हो ना, तो भिन्न जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखो जब दशमलव की बात आती है तो दशमलव हमारे कई प्रकार के होते हैं। दशमलव की जब बात आती है तो यहाँ से दशमलव हमारे कई प्रकार के निकल के आते हैं। दशमलव के आप कई प्रकार देखोगे। पहला तो आता है आपका शांत दशमलव। क्या आता है? शांत दशमलव। दूसरी बात आती है आपकी अशांत दशमलव। तीसरी बात आती है अशांत आवृत्ति दशमलव। और अगली वाली बात आती है आपकी अशांत वाली, फिर अगली बात आती है आपकी अशांत अनावृत्ति। थोड़ा सा यहाँ से समझो केवल दो प्रकार का होता है, जिसमें से आपको अशांत में दो प्रकार देखने को मिलते हैं। अशांत में दो प्रकार क्या होता है? अशांत आवृत्ति और दूसरी वाली बात आती है अशांत अनावृत्ति। बात समझे? तो देखो जब भी हम बात करेंगे तो बात आती है आपके शांत दशमलव। जब शांत दशमलव की बात आती है तो आप लोग जानते हो दशमलव के प्रकार भी। शांत दशमलव हमारा किस तरह से होता है कि आपके पास कोई संख्या रही होगी, वह कुछ समय बाद क्या हो गई होगी, यानी किसी संख्या से आपने भाग दिया होगा तो वह पूरी तरह से कट गई होगी। इसे मान लेते हैं 0.25 हो गया, 0.33 हो गया, 0.1254 हो गया। यानी इस तरह से कोई दशमलव रहा होगा कि आपने भाग दिया होगा तो कुछ समय बाद वह क्या हो गई, पूरी तरह से कट गई होती है। तो यह शांत दशमलव के अंतर्गत आती है। ठीक, अगली बात आती है अशांत दशमलव, जिसमें से अशांत दशमलव के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। जब अशांत दशमलव के दो प्रकार देखने को मिलेंगे तो देखो इसमें से पहली प्रकार क्या आता है? पहला प्रकार यह आता है, पहला प्रकार इस तरह से आता है कि आपके पास कह रहा है ना कि अशांत आवृत्ति वाला, यानी अशांत आवृत्ति वाला कुछ संख्याएं इस तरह से होती हैं जिससे आप अशांत आवृत्ति के अंतर्गत रखते हो। इसे आपने अगर देख लिया 0.6 पे बार हो गया, फिर अगला हो सकता है 1.6 पे बार हो सकता है, अगला हो सकता है 0.25 पे बार हो सकता है, अगला हो सकता है 0.632 पर बार हो सकता है। ठीक, ऐसी संख्याओं को जब अगर आप किसी संख्या के ऊपर बार लगा देते हो तो इसका अर्थ होता है वह संख्या बार बार आती होगी, यानी दिए गए सवाल में वह संख्या बार बार आती रहेगी। तो आप लोगों ने, हमें आशा है कि आप लोगों ने क्लास 9 में ऐसी संख्याओं को आपने परिमेय संख्या में परिवर्तित करना सीखा था। तो लास्ट जब ये सिलेबस खत्म होने वाला रहेगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सिलेबस का ये टॉपिक जो होती है आपका रियल नंबर, उसमें लास्ट में दिया गया है इसका थोड़ा सा चर्चा। तो अभी तक हम बात करेंगे अशांत अनावृत्ति वाला। कौन सी वाले? अशांत अनावृत्ति वाला। यानी अशांत अनावृत्ति वाले आते कैसे हैं कि आपके पास देखो, आप लोग जानते हो ना कि कड़ी में जो अभाज्य संख्याएं होती, जिस तरह से आप लोग मान लेते हो कि जो कड़ी में 2 होता है, कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 5 होता है, कड़ी में 7 होता है, कड़ी में 11 होता है। ठीक, यानी यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि अगर कड़ी में हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, क्या हैं? कड़ी में हमारे पास अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो दी गई संख्याएं यानी आपकी क्या कहलाने लगती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाने लगती है। इसका आप लोग जानते हो ना, कुछ हम मान लेते हैं कि 1.414 होता है, इसको मानने के लिए केवल है। फिर आप 3 का जब निकालते हो तो 1.732 होता है, आप लोग यह मानते केवल, लेकिन यह जो मान होता है वह आगे बढ़ता जाता है, यानी इसमें किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं देखने को मिलता है। जब नहीं देखने को मिलता है इसी संख्या को आप अपरिमेय के अंतर्गत पढ़ोगे। क्या करोगे? अपरिमेय के अंतर्गत पढ़ोगे। तो इन्हीं संख्याओं को आपको अपरिमेय के अंतर्गत देखना होगा।
कि अगर आपके पास √2 दिख गया, √5 दिख गया, √6 √5 दिख गया, √7 दिख गया, √11 दिख गया, यानी कर्ण में अगर आपके पास कोई भी अभाज्य संख्याएं हैं, कर्ण में आपके पास कोई भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वह संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, अपरिमेय नंबर होती हैं। तो इसी को सिद्ध करेंगे हम। अपने पास कुछ थ्योरियाँ होंगी, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना। उन थ्योरियों के बारे में जब हम चर्चा कर लेंगे तो आपको आसानी से बात समझ में आएगी कि कोई संख्या परिमेय कैसे सिद्ध होती। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना होगा, जिसमें से देखो भाई, अब बात आती है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें, यानी टॉपिक आपकी निकल के आती है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ठीक, देखो अपरिमेय संख्या को सिद्ध जब करना होता है हमें तो क्या करते हो आप लोग? हाँ, क्या करना है? अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो देखो यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आती है। पहले आप लोग नोट में लिखे हुए क्या लिखोगे? नोट में यही लिखोगे आप लोग कि यदि कोई संख्या हमारे पास अगर a स्क्वायर है, यदि हमारे पास कोई संख्या a स्क्वायर है, उसको हम प्राइम नंबर p से डिवाइड करते हैं। नोट में लिखोगे आप लोग यही टॉपिक है। यदि हमारे पास कोई संख्या p है, क्या है? अगर कोई हमारी संख्या a स्क्वायर है, क्या है? a स्क्वायर है, उसको हम अगर p से डिवाइड करना चाहते हैं, इसको p से अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर रूट भी, यानी उसका स्क्वायर रूट भी p से हमेशा डिवाइड होगा। बात समझे कि नहीं? देखो हम चर्चा करेंगे। यदि a स्क्वायर संख्या या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या p से डिवाइड है, p से विभाजित है, तब a भी p से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। बात समझ में आई? ठीक, तो इसको देखो भाई, हम बात क्या करते हैं कि अगर आप लोग इसको ध्यान से समझोगे, कोई भी नंबर अगर आप लेते हो उसको जब ध्यान से आप समझोगे तो यही बात निकल के आती है कि क्या निकल के आती है। जैसे हम उदाहरण में ले लेते हैं कि अगर आप a स्क्वायर ले लेते हो, मान लेते हैं अगर आपके पास देखो, यदि a स्क्वायर अभाज्य संख्या p से विभाजित है, विभाजित होनी चाहिए उसको, तब आपके पास वह नियम निकल के आएगा कि संख्या a भी क्या होगी? p से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, तो देखो हमारे पास कोई भी नंबर ले लो, मान लेते हैं a बराबर क्या है? जैसे एग्जाम्पल में देख लो इस उदाहरण को, यानी इस वाली बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल में तय करते हैं कि अगर वह संख्या कट रही है कि नहीं कट रही। तो अगर आपके पास कोई संख्या मान लेते हैं a बराबर 4 है, मान लेते हैं a स्क्वायर बराबर क्या है? 16। क्या है? a स्क्वायर बराबर 16। ठीक, और इसे मान लेते हैं p का मान आपका 2 आता है, यानी अभाज्य संख्या 2 है। तो देखो a स्क्वायर बाई p जो होता है, a स्क्वायर बाई p, तो इस नियम को जब फॉलो करोगे तो 16 आपका, यानी a स्क्वायर का मान 16 है और 2 उसको डिवाइड कर रहा है। अगर 16 इस 2 को डिवाइड कर दे रहा है, ये ना कि आपको 3 से काट दे, 4 से काट दे, 5 से काट दे, जरूरी नहीं है, लेकिन नियम कहता है यदि a स्क्वायर 2 से, यानी 16 जो है 2 से डिवाइड हो गया, 16 अगर 2 से डिवाइड हो गया तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट जब निकालेंगे वह भी क्या होगा? 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो हम देखो काटोगे ना, शेष कितना आ जाएगा? शेष कितना आया? 0 आ गया। जब स्क्वायर रूट निकालते हो, स्क्वायर रूट निकालो बोले तो इस तरह से, यह भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, यानी 4 होगा,
4 का जब स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे क्या निकलेगा, यह भी यहाँ से कटेगा, शेष कितना आ जाएगा 0। इन्हीं नियमों का हम प्रयोग देखेंगे वहाँ पे। इसी नियम का, जब किसी संख्या को आपको अपरिमेय सिद्ध करना होगा, बस इसी नियम का हम प्रयोग थोड़ा सा वहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखो भाई, आपके पास अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पास अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, जब हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो दशमलव का कोई एक प्रकार रहा होगा जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक, तो दशमलव के प्रकार में आप लोगों ने देखा कि एक हमारे पास शांत दशमलव था, एक हमारे पास अशांत दशमलव था। तो शांत दशमलव में आप जानते हो कि आपने कोई संख्या जब भाग दिया होगा तो वह पूरी तरह से डिवाइड हो गई होगी, कुछ अंक दशमलव बाद वह क्या रही होगी, शांत हो जाएगी। ठीक, अगली कंडीशन आती है अशांत दशमलव। जब अशांत दशमलव की बात आती है तो अशांत दशमलव हमारा होता क्या है कि अशांत दशमलव आप जब भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वह कोई अंक ऐसा नहीं आएगा कि वह पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी वह अनंत तक भाग जाती है। अच्छा, जब अनंत तक भाग जाती है तो उसमें दो कंडीशन निकल के आती है। दो कंडीशन क्या होती है कि एक तो होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, एक होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव। जब अशांत आवृत्ति दशमलव होता है तो वहां से देखने को मिलता है कि कुछ अंक बाद एक ही अंक या 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक या 10 अंक की रिपीटेशन देखने को मिलने लगती है। जब आप संख्या में भाग देते हो तो भाग देने के बाद कुछ अंकों बाद एक ही संख्या बार बार आने लगती है। जब एक ही संख्या बार बार आने लगती है तो उस वाली बात को, उस वाले दशमलव को हमारे गणितज्ञों ने अशांत आवृत्ति दशमलव दे दिया। सेकेंड वाली कंडीशन आती है कि सेकेंड वाली कंडीशन क्या है कि अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति दशमलव वह होता है कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भाग देने का अर्थ है कि आप भाग दोगे तो वह क्या होगा कि एक समय में वह क्या हो कि हमेशा अंकों का बदलाव होता रहे, यानी कोई संख्या बार बार एक ही बार नहीं आएगी। यानी आप लोग अगर किसी संख्या में कोई संख्या से भाग दोगे तो ऐसा देखने को जरूर मिलता है कि हमारी एक संख्या कुछ समय बाद रिपीटेशन हो रही थी, लेकिन एक संख्या आपने ऐसा देखा होगा कि हम जब भाग देते हैं तो वह संख्या क्या होती है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होती है, अंकों का रिपीटेशन भी नहीं होता है, जिसे हम अनावृत्ति दशमलव के अंतर्गत रखते हैं। यही ना बात आई थी। यानी आपने अगर कड़ी में 2 देखा होगा तो 1.414 नहीं होता है, इसके अलावा भी नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है। उसी प्रकार √3 भी होता है, √5 भी होता है, √11 भी होता है, √7 भी होता है। ठीक, यहाँ से मैं एक पॉइंट निकल के आता है, इस वाले पॉइंट से एक निकल के आता है कि अगर हमारे पास कड़ी में जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिल जाएं, कड़ी में अभाज्य संख्याएं अगर हों तो ऐसे संख्याओं को आप क्या कहोगे, अपरिमेय संख्या कहोगे। ठीक, तो एक टॉपिक और बात थी कि हमें परिमेय संख्या तो सिद्ध करना, लेकिन सिद्ध करने से पहले एक टॉपिक हमारे पास बनती क्या है, यहाँ से नोट आपको आता है कि यदि a² अभाज्य संख्या p से विभाजित है, यानी यहाँ कंडीशन रख दिया, वह अगर विभाजित है तभी यह फॉलो होगा, तब a भी p से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। बात समझ में आई? देखो, हमने एग्जाम्पल में देखा क्या कि अगर आपके पास a² है, a² का मान क्या है, 16। जब a² का मान 16 है, मान लेते हैं p आपका 2 है, तो यह कंडीशन तभी लागू होगी, हमने इस तरह से लिया है कि ये दोनों जरूर डिवाइड हुए होंगे। हमने इसी तरह से इनको ले लिया कि आपके पास प्राइम नंबर पहला 2 आता है और हमारा कोई भी a² बराबर 16 है, तो यह हमने इस मान लिया कि यह क्या करता है, 2 इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो हमने अभी देखा कि 16 2 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, लेकिन जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो स्क्वायर रूट क्या आता है, 4 आता है, वह अभी क्या होता है, 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है। इसी का हम प्रयोग अब देखेंगे अपरिमेय संख्या को बदलने में, सिद्ध करने में। तो आते हैं, आपके पास एक एग्जाम्पल आता है कि हमारे पास कहेगा कि अगर आपके पास क्या है, यानी कहेगा कि सवाल में आपकी शुरुआत होती है कड़ी में 2 से, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो भाई, अब स्टेप बाय स्टेप इसको करते चलेंगे। तो जब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो क्या बात आती है, हाँ देखो,
अब एक बात ध्यान देना कि इसको क्या करना होगा। हाँ देखो, अगर यह अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है तो इसको पहले मानना होगा कि यह हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ध्यान देना, स्टेप हमारा फर्स्ट आता है कि स्टेप फर्स्ट को यानी इसको √2 को परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसमें स्टेप बाय स्टेप कार्य करना होगा। तो ध्यान देना कि अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी √2 है वह क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का एक नियम होता है कि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिख सकती हैं तो वहाँ से तीन कंडीशन निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि p और q हमारा इंटीजर रहा होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा। p और q हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा। और यहाँ से एक और कंडीशन निकल के आती है कि ए कामा बी सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, यानी उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। यही 3 कंडीशन निकल के आती है। तो लिखोगे कि माना, क्या लिखोगे, माना √2 इक्वल टू, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तब √2 बराबर a/b। तब √2 बराबर a/b। जब a/b कर दिए तो यहाँ से 3 कंडीशन निकल के आती है। यहाँ पे आप लिखोगे a कामा b एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। ठीक, और यहाँ से एक और कंडीशन लिखोगे आप p इज नॉट इक्वल, q इज नॉट इक्वल टू, b इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जब ये बात हो गई तो यहाँ से एक और कंडीशन निकल गई a कामा b एचसीएफ हमेशा 1 होगा। यानी यह जो भिन्न रही होगी a/b रही होगी वह हमेशा क्या रही होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में रही होगी, जिसका आपने एचसीएफ क्या निकाला था, यही निकाला। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो इसी एचसीएफ को आपको गलत करना होगा, यानी एचसीएफ हमने 1 के सिवा कुछ और लाना होगा। तो आप लोग जानते हो कि जब भी आपकी कोई परिमेय संख्या रही होगी वह क्या रही होगी, a/b के रूप में रही होगी। लेकिन वहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि आपने एचसीएफ 1 माना था लेकिन वहाँ पे एचसीएफ कुछ और आने लगेगा। इसी नाते वह चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा गलत हो जाती है। ठीक है, जब आप स्क्वायर कर यहाँ से देखो, अब √2 बराबर a/b आ गया तो यहाँ से एक कंडीशन निकली a कामा b एक पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। a कामा b का एचसीएफ आपका क्या हुआ, 1 हुआ। इतनी बात क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर है तो अगर आपके पास समीकरण में कर्ण 2 दिखता है या कर्ण में कोई मान दिखता है तो कर्ण को हटाने के लिए आप करते क्या हो, दोनों पक्षों का वर्ग करते हो। क्या करते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करते हो। तो आओ भाई हम वर्ग करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा देखने को यहाँ से मिलेगा कि जब यहाँ से वर्ग करोगे तो √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे बराबर मिलेगा a/b का होल स्क्वायर मिल जाएगा। बोलो भाई, यहाँ से कंप्लीट हुई बात। यानी हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, कुछ किया नहीं है, बस हमने किया क्या है कि माना √2 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन तब √2 बराबर a/b, जिसमें से 3 कंडीशन निकल के आती है, a कामा b एक हमारा पूर्णांक होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, a कामा b हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, हमने सेकंड वाली स्टेप किया, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो स्टेप फर्स्ट, यहाँ से आप लिख सकते हो स्टेप सेकेंड, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टेप थर्ड। यानी इस नियम को लगाने के लिए आपके पास 3 स्टेप तक कार्य हुआ है।
जब 3 स्टेप पर कार्य हुआ है तो अब थोड़ा सा इसको और कर लो भाई सरल। इसको करोगे तो यह आपका 2 बच जाएगा, इधर होगा a बाई बी होगा, यानी a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। बात क्लियर? जिसके बटे कुछ ना उसके बटे एक जानते हो। जब एक जानते हो तो आप कर दो तिर्यक गुणा। क्या कर लो? तिर्यक गुणा। तो जब तिर्यक गुणा करोगे तो क्या बात निकल के आएगी, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। करेंगे हम तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या निकल के आता है आपके पास? हाँ, तो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या के सामने 2 से गुणा हुआ है, यानी आपने पढ़ा था कि यदि आप किसी भी संख्या में 2 से गुणा हुआ है तो वह संख्या हमेशा क्या रही होगी? 2 से डिवाइड रही होगी। बात समझ में आई? ये आपने देख रहे हो कि हमारा जो ए स्क्वायर बराबर है, ए स्क्वायर बराबर क्या है? 2b स्क्वायर है। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि अगर 2b स्क्वायर जो है वह क्या है? 2 से, यानी हमारा कोई प्राइम नंबर जो p है, p के स्थान पे हमारा 2 है, वह क्या कर रहा है? 2b स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है। बात समझ रहे हो? यहाँ से जो हमारा 2b स्क्वायर होगा, यानी अगर आपके पास कोई नंबर 2 है, इसके बीच में कुछ भी हो, वह हमेशा क्या रहा होगा? 2 से डिवाइड रहा होगा। समझ रहे हो बात को? यानी 2 हमेशा क्या रहेगा? अगर 2 से गुणा किए हो तब भी वह संख्या पूरी तरह से 2 से डिवाइड रही होगी। तो जब डिवाइड रही होगी तो यहाँ से हम वही नियम लगाते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आ जाओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देख रहे हो कि जो 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर वह क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। 2b स्क्वायर का हो रहा है? 2 से डिवाइड हो जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो जब 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से बात क्या आएगी? अब यहाँ पे देख रहे हो आप क्या 2b स्क्वायर बराबर क्या है? a स्क्वायर है। तो जब आप देख रहे हो जो 2b स्क्वायर है वह 2 से डिवाइड है, तो जब 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो इसी के बराबर क्या है? a स्क्वायर भी है। समझो बात को? यहाँ पे देख रहे हो कि इस वाली कंडीशन थोड़ा इस तरह से लिखते हैं हम। आप लोग जानोगे कि मैथ की भाषा में हम किसी को डिवाइड में करना चाहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। इसका अर्थ भी यही होता है कि से क्या है? विभाजित है। यानी 2b स्क्वायर जो है वह 2 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। जब 2b स्क्वायर b से 2b स्क्वायर c से 2 से पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ से एक और कंडीशन बन के आती है कि आप 2b स्क्वायर बराबर देख रहे हो a स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर देख रहे हो क्या? a स्क्वायर। जब 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर देख रहे हो तो अब अगर 2b स्क्वायर के स्थान पे a स्क्वायर रखते हो, क्या रखते हो? a स्क्वायर रखते हो, तब भी यह क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। बात समझो? अब यहाँ से वही कंसेप्ट आ रहा है। कौन सा कंसेप्ट? जब आपके पास कोई प्राइम नंबर या कोई संख्या आपकी a स्क्वायर रही होगी, अगर उसको प्राइम नंबर 2 डिवाइड करता है, समझ रहे हो बात को? यहाँ से आपने नोट में लिखा था ना कि यदि a स्क्वायर हमारी अभाज्य संख्या p से विभाजित है तब जो हमारा a भी होता है वह p से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो इसी कंडीशन को जब हम इसमें लगाएंगे, इसमें आप देख रहे हो कि जो 2b स्क्वायर है समीकरण 1 से, 2b स्क्वायर है वह 2 से पूरी तरह से विभाजित है। जब 2 से पूरी तरह से विभाजित है कि अब 2b स्क्वायर के स्थान पर रख सकते हो a स्क्वायर रख सकते हो। जब a स्क्वायर रखोगे तो उससे क्या होता है? 2 पूरी तरह से डिवाइड होता है। समझ रहे हो बात को? जब 2 से डिवाइड हुआ तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यह भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। बात समझे कुछ? तो हम अगले पेज पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या आता है? आप जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पे जाओगे तब क्या करते हो? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आओ भाई चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ समझ में आएगी नहीं बात? हमने देखा कि 2b स्क्वायर जो है वह 2 से पूरी तरह से विभाजित है, ठीक।
2b² जो है वह 2 से पूरी तरह से विभाजित है, तो 2b² के स्थान पे है क्या, a² है, बराबर में है ना, दोनों बातें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो 2b² के हमने स्थान पे a² रखा, तो a² भी क्या हुआ, 2 से डिवाइड हुआ। हमने अभी भी नोट में लिखवाया था कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर प्राइम नंबर p से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस संख्या से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो a भाई क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अच्छा जब a 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है, हमने लिखा क्या है कि 2 से क्या हो रहा है, a डिवाइड हो रहा है। तब क्या होता है कि देखो, अगर हमारे पास कोई नंबर a है उसको आप 2 से डिवाइड करना चाहते हो, कोई नंबर a है उसको आप 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ पे r का मान आप देखने को मिल रहा है 0। जब r का मान 0 देखने को मिलता है तो वहां से आप जानते हो ना, ये बराबर क्या लिख सकते हैं, होता है bq प्लस का r ना, bq प्लस का r। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ abc वाला फॉर्म चल रहा है तो q के स्थान पे क्या मानेंगे, c मान लेंगे। अब देखो r बराबर आपका 0 है तो a बराबर क्या लिखोगे, b के स्थान पे आपका 2 है, और यहाँ पे थोड़ा सा q बराबर आप लोग मान लेना c। तो q बराबर जब c मानोगे तो r बराबर आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ से अब अगली कंडीशन बन जाती है a बराबर 2c लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई कि हमने ये 2c कहाँ से लाया, कि आपके पास कोई नंबर a रहा होगा, जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से। कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा से आओगे तो यह बात निकल के आती है, अगर शेषफल 0 आ गया तो आप जानते हो ना, a बराबर bq प्लस का r आपका 0 है, q बराबर c मान लो। तो यहाँ से a बराबर आ गया 2c। ठीक, अब जो a का मान होगा, हमारे पास एक समीकरण दिख रहा था, कौन सा, यह वाला, a² बराबर 2b²। तो हम इसी में इस मान को रखना चाहेंगे। तो समीकरण एक में a बराबर 2c रखने पर, जब a बराबर 2c रखोगे तो क्या क्या कंडीशन बनती है कि हमारे पास समीकरण था ना, कि समीकरण आपका समीकरण एक क्या था, समीकरण एक आपका था a² बराबर 2b²। अब आपको a के स्थान पे क्या रखना है, 2c का होल स्क्वायर रखना होगा, बराबर होगा 2b²। ठीक, यहाँ से आएगा 4c² बराबर 2b²। 2 से 2 कट सकता है, 2 दूना 4। तो यहाँ से एक कंडीशन और निकल के आती है आपके पास। हाँ, यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन यही तैयार होती है बन के, अगर आपके पास यहाँ से देखो b² बराबर क्या आता है, 2c² आता है, a बराबर 2c² आता है, यानी b² बराबर 2c²। अच्छा, एक बार फिर वही कंडीशन, कौन सी कंडीशन, जो आपने यहाँ पे लगाया, यानी a² बराबर 2b² आया था, तो आप लोग जानते हो 2b² अगर 2 से वह हमेशा डिवाइड होगा, जो 2b² होगा वह हमेशा 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड होगा तो उसका a² यानी इसके बराबर a² है तो वह भी 2 से डिवाइड होगा, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी उस नियम को लगा सकते हो, यानी इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से लिखोगे तो क्या बात आती है कि जो 2 होगा वह डिवाइड करेगा किसको, 2c² को। ठीक, जो 2 होगा वह 2c² को डिवाइड करेगा, तब यानी b² भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। अब देख रहे हो ना 2c² बराबर b² है, तो ठीक उसी प्रकार से जो b² भी होगा, यानी जो स्क्वायर रूट होगा वह भी क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा, यानी जो b का मान होगा वह भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक, अब देखो यहीं से थोड़ा कंसेप्ट दिखा, यहाँ देख रहे हो 2 b को डिवाइड कर रहा है और a भी क्या कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है, यानी a से 2 भी डिवाइड हो जा रहा है, a से a भी डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ से एक कंडीशन देखने को मिलती है, कंडीशन देखने को क्या मिलती है, हमने अभी सिद्ध किया था, आपने जब पहले वाले पेज पे आओगे, हाँ यहाँ पे जब आप पहले पेज पे आओगे तो अभी आप लोगों ने यह कंडीशन लिखा था कि परिमेय संख्या की कंडीशन क्या क्या होती है।
परिमेय संख्या की कंडीशन यही होती है, हमारे पास यही टेस्ट है कि टेस्ट क्या आता है कि ए और बी का जो एचसीएफ होता है वह हमेशा क्या होता है, एक होता है। यानी आपने जब ए बाई बी लिखा होगा यहाँ पे, यानी मान लेते हैं 1/2 है, तो इसका आपने एचसीएफ क्या देखा था, 1 देखा था। यह हमेशा सरलतम रूप में होती है। जब सरलतम रूप में होती है तो लेकिन यहाँ से निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है कि एक भी ए को डिवाइड कर रहा है और 2 भी एक को डिवाइड कर रहा है, एक को। यानी यहाँ से आप लोगों ने देखा कि एचसीएफ एक कहाँ आता है कि 1/2 है, तो एक एचसीएफ आया इस तरह से कि एक को भी डिवाइड करता है, एक 2 को भी डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ से अभी आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि एचसीएफ एक के सिवा क्या है, 2 भी है। यानी ए जो है वह 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और जो बी है वह भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, इसलिए यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से आप वही लिखोगे, अतः हम जानते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ एक आता है। अगर कोई संख्या हमारे पास परिमेय संख्या में है तो उसका एचसीएफ हमेशा एक आता है, लेकिन यह विरोधाभास हुआ तो उसका एचसीएफ एक और आ गया। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि जो √2 है वह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख दें, हम लिख सकते हो, लिख लो भाई। यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि अतः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का एचसीएफ हमेशा एक होता है, क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। लेकिन एचसीएफ 2 हो गया, लेकिन यह विरोधाभास हुआ, यह है, लेकिन यह क्या हुआ, लेकिन यह विरोधाभास हुआ, क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। एचसीएफ 2 भी है, क्या है, एचसीएफ 2 भी है। अतः हमारा मानना गलत हुआ कि दी गई संख्या परिमेय न होकर अपरिमेय हो गई। यहाँ पे लिख लेना आप लोग, अतः हमारा मानना गलत हुआ कि दी गई संख्या आपकी क्या हो गई, परिमेय न होकर अपरिमेय। बात समझ में आई? तो बात देखो 2 पेज में हुई क्लियर क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कोई संख्या दे दी जाएगी, √2 है, वह क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ से थोड़ा सी चीज़ें आपको मानना होगा। मानने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पीछे चलने के लिए यानी परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो a² है उसको अगर कोई प्राइम नंबर b विभाजित करता है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, उससे पूरी तरह से डिवाइड होगा। कहें से कि इसी नियम का वहाँ पे, इसी रूल का वहाँ पे प्रयोग हुआ है। जब इस रूल का प्रयोग जान जाओगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि वह संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ठीक, देखो हमने स्टेप बाय स्टेप कार्य किया है कि मान √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय होता है तो आप √2 बराबर a/b जानते हो। जब a/b जानते हो तो यह 3 कंडीशन लिखना जरूरी होगा। तो जब जरूरी होगा तो बस इसी वाली बात को आपको क्या करना होगा, असत्य साबित करना होगा। ठीक, तो देखो दोनों पक्षों का आपने वर्क किया, स्टेप बाय स्टेप चले, तो यहाँ से नियम शुरू होता है आपका, यहीं से इम्पोर्टेंट बात आती है। तो जब यही इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी तो 2b², देखो 2 के साथ अगर कोई भी संख्या गुणा में है तो वह हमेशा क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार आपने देखा कि यहाँ पे b² आपका कोई इंटीजर रहा होगा, उसमें 2 से अगर गुणा हुआ है तो वह 2 से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी। तो 2b² 2 से डिवाइड हुआ, लेकिन आपने देखा 2b² बराबर a² है तो a² भी 2 से डिवाइड हुआ होगा। जब a² 2 से डिवाइड हुआ होगा तो आपने अभी नियम लिखा है कि स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। अच्छा, अगली कंडीशन आती है कि अगर हमारे पास, अब जानते हो ना यूक्लिड डिवीजन लेमा से
यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या जानते हो, अगर हमारे पास कोई नंबर ए रहा होगा उसको आपने अगर 2 से डिवाइड किया होगा तो क्या बात निकल के आती है कि आर हमारा अगर शेषफल 0 हो गया और क्यू बराबर मान लेते हैं सी है, ए भी सी के रूप में चल रहा है तो मान लो, यानी ए बराबर आप लिख सकते हो 2c। अब यहाँ पे फिर वही समीकरण 1 में आप ए बराबर 2c रखोगे तो ए स्क्वायर बराबर समीकरण 1 आपका था यार, तो ए बराबर क्या, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, तो ए के स्थान पर रखना 2c, तो 2c स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2b स्क्वायर। यहाँ 2 दूना 4 करोगे तो फिर वही कंडीशन लगेगी जैसे आपने पिछले में लगाया था। तो यहाँ से पता चला कि ए और बी का एक और एचसीएफ यहाँ पे लिख सकते हो, ए कामा बी का एचसीएफ 2 है गया। तो यहाँ से गलत हो गया, तो जब गलत हो गया तो आपने यह सिद्ध कर दिया। ठीक, अच्छा तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले कुछ एग्जाम्पल के बाद हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ऐसे हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब से सर्च करके विकास ट्यूटोरियल एप्लीकेशन यूट्यूब पे सर्च करेंगे विकास ट्यूटोरियल, तो वहाँ से आपको सब वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।